हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले प्रकृति के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने षटविधि क्रियाकाल को देखा था। षटविधि क्रियाकाल का क्या मतलब होता है कि छह हमारे पास ऐसे मेथड होते हैं चिकित्सा करने के। मतलब छह प्रकार के रोग होते हैं जिनमें मतलब छह एक ऐसी अवस्थाएं होती है जिनमें रोग पनपते हैं, रोग होते हैं, और उनके लिए छह प्रकार का ही ट्रीटमेंट देखा था हमने षटविधि क्रियाकाल में। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं अगला चैप्टर क्रिया शरीर पेपर फर्स्ट में प्रकृति। अब ये प्रकृति जैसे ही नाम सुनते हैं तो लोगों को एक ही चीज़ दिमाग में आती है, सबसे पहले नेचर। नेचर ही प्रकृति। लेकिन यहाँ पर नेचर के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी प्रकृति होती है, वात प्रकृति या पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति है, वो वाली प्रकृति की बात हो रही है। अब ये होती क्या है इसको हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे ही। वैसे ही आप अपने आयुर्वेद में कहीं अष्टांग हृदय में, पदार्थ में और क्रिया शरीर में ये प्रकृति बहुत वर्ड आता है। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इन डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकृति के बारे में। जैसे हम इसकी पहले परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा क्या है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक लिखा है। जिससे होता है क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ का थोड़ा सा एक श्लोक लिख देते हो और उसके बारे में थोड़ा हिंदी में लिख देते हो, उससे होता क्या है कि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ऐसा लगता है कि आपको इस इन डिटेल आपने चीज़ों को पढ़ा है, समझा है। ठीक, जैसे इस श्लोक का क्या मतलब है कि जन्म मरम अंतराल, जन्म मरणम अंतराल भवानी अविकारी दो स्थिति प्रकृति। यानी कि प्रकृति वैसी मतलब जो प्रकृति होती है वो जन्म मरण का जो अंतराल होता है, मतलब उनके जो बीच का समय होता है वो उसके बीच का समय वो सेम ही रहती है। मान लो अगर जन्म से किसी की प्रकृति वात है तो उसकी जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसकी प्रकृति वात ही होगी। ऐसा नहीं है कि उस काल के मध्यम में उसकी जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति हो जाए, कब प्रकृति हो जाएगी, नहीं। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, एक बार जो प्रकृति निर्धारित हो गई तो वही हमेशा उसकी प्रकृति रहेगी। फिर आगे बता रहा है कि अविकारी दोष स्थिति प्रकृति, मतलब अविकारी होता है। मतलब जैसे मान लो किसी की वात प्रकृति है तो वो अविकारी मतलब कोई विकार उत्पन्न नहीं करेगी, न ही कह रहे कोई दोष उत्पन्न करेगी। जैसे मान लो वात के दोष है तो वात दोष के उसमें गुण आएंगे, ऐसे नहीं होगा। मतलब वो आपके लिए हितकर होगी। ठीक, या ऐसे बोल सकते हो यह दोष की मतलब जैसे वात दोष हो गया, वात प्रकृति हो गई, यह दोष की प्रधान विकार रूप से ना होकर प्राकृतिक रूप से होती है। यह प्रकृति जन्म से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है, होने वाली होती है। आई होप आपको प्रकृति के बारे में अच्छा सा समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा आप इतना याद रख लेना, जो कभी बदले ना। ठीक है, जो जन्म से लेकर मरण तक सेम रहे, जो कभी ना बदले, और आपकी जो बॉडी को कोई भी दोष मतलब कोई भी दूषित ना करे। दूषित का मतलब ये है कि कोई भी दिक्कत ना करे। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको वात के ही हमेशा वो रहेंगे, दिक्कत रहेगी कि हमारी बॉडी रुक्ष रहेगी, हमारी बॉडी में वात बनी रहेगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो तो केवल आपकी एक जन्म से ही कह रहा है कि प्रकृति निर्धारित हो चुकी है। तो यही श्लोक में बताने की कोशिश कर रहा है। देखो ये मैंने श्लोक लिख दिया है, अगर आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। मैंने श्लोक इसलिए लिखा है कि आप श्लोक लिख के हिंदी में तो आप बहुत कुछ अपने आप भी लिख सकते हो। ठीक है, जनरली टीचर करते यही है, जब कॉपी चेक करते श्लोक लिख रहा है, हिंदी को नहीं पढ़ने वाले। जब पता है कि श्लोक आपने लिख रहा है तो हिंदी तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ भी आप अपने बना सकते हो। अब बात आती है कि ये प्रकृति का निर्माण कैसे होता है। यह आपने बता दिया कि किसी की प्रकृति, वैसे तो मुझे सबसे पहले निर्माण ही बताना चाहिए था कि आखिर इस प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, परिभाषा से पहले। ठीक, लेकिन निर्माण आप समझ लो, फिर एक बार फिर से देख लेना कि परिभाषा मैंने क्या बताई थी। देखो निर्माण की हम बात करें तो किस तरह से किस व्यक्ति में किस प्रकार की प्रकृति होती है। देखो किसी में आपने देखा होगा कोई वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, कोई कफ प्रकृति का होता है। आपकी क्रिया शरीर में ये चीज़ बहुत बार चलने वाली, तो अच्छे से समझ लेना। ठीक, जैसे कि हम एक श्लोक के माध्यम से समझने वाले हैं कि कौन वात प्रकृति का होता है, कौन पित्त का होता है, कौन एक दोषज होता है, द्वय दोषज होता है, त्रिदोषज होता है। तो देखो यहाँ पर श्लोक बताया गया है कि शुक्र सोने सहयोगे ये भवदोष उत्कट प्रकृति जियाते तेन तस्य में लक्षणम ऋणुना। यानी कि जब शुक्र सोनित का सहयोग होता है किस टाइम पे, देखो जब जो मदर होती है और जो फादर होते हैं जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे जो उनकी प्रकृति होती है, ठीक है, वही प्रकृति उस बच्चे की बनने वाली होती है। मान लो कि अगर माता की प्रकृति उस टाइम पे वात है और पिता की प्रकृति पित्त है तो बच्चे में जो होने वाली प्रकृति है वो कौन सी हो जाएगी, वात पित्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो वही क्या प्रकृति आपको शुक्र और शोणित में हम मानते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो अगर माता की कफ होगी और पिता की कफ होगी तो कौन सी प्रकृति बनेगी, कफ प्रकृति बनेगी। सीधा सीधा सा सिद्धांत है। ठीक, यही बता रहा है कि शुक्र शोणित सहयोग या भवदोष उत्कट, मतलब जो शुक्र शोणित का सहयोग होता है, शुक्र का मतलब होता है शुक्र नहीं शुक्र होता है वैसे तो। स्पर्म एंड शोणित का मतलब होता है ओवम, यानी कि जब स्पर्म और ओवम का सहयोग होता है, सहयोग का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये भवदोष उत्कट है। और उस टाइम पे जब स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे जो भी प्रकृति होती है माता पिता की
मतलब जो भी दोष प्रधान होता है उस टाइम पे, मान लो अगर माता पिता में उस टाइम पे जो दोष है वात दोष प्रधान होता है, अगर उस टाइम पे पित्त दोष प्रधान हुआ तो पित्त होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो माता पिता की प्रकृति होगी वो बनेगी, नहीं। जब शुक्र और शोणित का मतलब जब स्पर्म ओवन का फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे माता पिता के अंदर कौन सा दोष प्रधान होता है उसी के अनुसार आपकी प्रकृति बनती है, ठीक है। फिर प्रकृति ज्याति यही बताया गया, प्रकृति ज्याति मतलब प्रकृति बनती है तेन तस्य उसी के अनुसार, और उसी के अनुसार उस प्रकृति के अनुसार उसमें लक्षण आते हैं। तो ये तो हो गया कि निर्माण की किस तरह से प्रकृति बनती है, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रकृति बनती है, वात भी प्रकृति बन सकती है, पित्त बन सकती है, कफ बन सकती है, और वात पित्त दोनों एक साथ मिलकर बन सकती है, या फिर वात पित्त कफ तीनों एक साथ मिलकर बन सकते हैं, वो हम देखेंगे प्रकार में, ठीक। अब हम देखते हैं कि प्रकृति के प्रकार कितने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रकृति के 3 प्रकार होते हैं। देखो कुछ लोगों को देख के सोचेंगे 3 प्रकार, सर हमने तो आज तक ऐसे तो कोई प्रकार ही नहीं देखे। अभी आप देखो, मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझा दूंगा किस तरह से मैंने इनका क्लासिफिकेशन किया है। जैसे कि हम पहले बात करते हैं दोषज प्रकृति या देह प्रकृति की। देखो इन्हीं प्रकृति, देखो इस प्रकृति को हम दोषज प्रकृति भी कहते हैं और देह प्रकृति भी कहते हैं। दोषज क्यों कहते हैं, क्योंकि दोष से ही मिलकर प्रकृति बनी होती है। जैसे वात प्रकृति, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इन्हीं से मिलकर कह रहा है कि हमारी प्रकृति बनती है। और इनको देह प्रकृति कहते हैं। देह क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की प्रकृति होती है, शरीर की, तो इसलिए हम देह प्रकृति कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, वात पित्त कफ होता है, और वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और उन्हीं के अनुसार इन तीनों से ही कह रहा है कि हमारी और जो 4 बची है वो प्रकृति बन जाएंगी। कैसे बन जाती है वो हम देखेंगे जब हम इनको प्रकार को यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति कह रहा है कि 3 प्रकार की होती है, ठीक। अब मानसिक प्रकृति कौन कौन सी, देखो मानसिक प्रकृति जैसे नाम से ही क्लियर है, मन, यानी मन जो हमारी मेंटल स्टेट है, मतलब तो फिजिकल हो गई फिजिकल प्रकृति, ये हो गई हमारी मेंटल, ठीक है। तो मन की कह रहे हैं 3 प्रकार की प्रकृति होती है, ठीक। कौन कौन सी, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। देखो हमारी 3 गुण होते हैं। देखो मन के 3 गुण होते हैं, मन के 3 गुण नहीं होते, देखो त्रिगुणात्मक होते हैं। देखो 3 गुण मैंने आपको बताए थे, सत्वगुण, त्रिगुण। त्रिगुण कौन कौन होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। और इन त्रिगुण के आधार पर ही कह रहा है कि हमारी मानसिक प्रकृति भी कहीं ना कहीं बनती है, ठीक। और आगे जाके जो 3 प्रकार की मानसिक प्रकृति है वो 16 प्रकार के सब टाइप होते हैं। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि है क्या। फिर आता है भौतिक प्रकृति। अब जैसे इसके नाम से क्लियर है, भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो भी हमारे संसार में चीज़ें बनी होती है वो 5 महाभूतों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इन 5 महाभूतों से कह रहा है कि हमारी प्रकृति भी बनी होती है। कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि भौतिक प्रकृति से ही कह रहा है कि बहुत मतलब हमारे शरीर में भौतिक प्रकृति भी होती है, ठीक है। वो देखेंगे एक एक करके। अभी हमको समझना है प्रकृति निर्माणकार भाव, यानी कि देखो प्रकृति निर्माणकार भाव मतलब कौन से ऐसे भाव है जिनसे हमारी बॉडी में, जिससे हमारे शरीर में प्रकृति बनती है। जैसे 4 भाव बताइए। पहला बताया शुक्र और तप, जो मैंने अभी बताया ये आपको कि जब शुक्र और शोणित, मतलब जब शुक्र और शोणित की जो प्रकृति होगी वही प्रकृति आपकी गर्भ की भी होगी। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि जैसे शुक्र और शोणित की प्रकृति होती है वैसे ही प्रकृति गर्भ की होती है। भाई शुक्र और शोणित की प्रकृति कहाँ से आई है, माता पिता से आई है। और माता पिता में उस टाइम पे जो दोष प्रधान था वही दोष शुक्र शोणित में होगा, ठीक है। और जो दोष शुक्र शोणित में होगा उसी के अनुसार उसकी प्रकृति बनेगी। देखो दोष और प्रकृति में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन्हीं को हम दोषज प्रकृति भी कहते हैं, ठीक है। दोषज प्रकृति क्यों, क्योंकि ये इनसे दोष से मिलकर प्रकृति बनी हुई होती है, ठीक। और यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिखा है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब इसी के अनुसार इसमें देखो इसी के अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो थोड़ा हम जेनेटिक वेरिएशन से तो समझ सकते हैं। जैसे स्पर्म ओवम आपस में मिलते हैं, कुछ इसमें जेनेटिक मटेरियल मदर का होता है ओवम में, और फादर के में कह रहा है कुछ स्पर्म का होता है, मतलब स्पर्म में फादर का जेनेटिक मटेरियल होता है। और जब 2 जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं तो उन्हीं के अनुसार वेरिएशन आता है। उसी तरह जब शुक्र और शोणित आपस में मिलते हैं, मतलब माता की अलग प्रकृति होगी, पिता की अलग प्रकृति होगी, तो उन्हीं के अनुसार ही कह रहे हैं उसमें थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। इसी के अनुसार ही हम कह सकते हैं जो प्रकृति होती है वो माता पिता से अलग होती है। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि जब बच्चा माता पिता से बना हुआ होता है, ठीक, तो उसमें वेरिएशन कैसे आता है, ठीक। अब ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब बच्चे में जो प्रकृति वो माता पिता से आ रही है तो फिर कैसे जो प्रकृति है वो माता पिता से अलग है। तो इसी कारण यही बताया गया है कि शुक्र में मान लो किसी और दोष की प्रधानता होती है और ओवम में किसी और दोष की प्रधानता होती है, तो उसी के अनुसार जो प्रकृति है वो भी अलग हो जाती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें जो 4 भाव में पहला भाव देख लिया, दूसरा भाव होता है मातृ आहार विहार प्रकृति, यानी माता का आहार और विहार। आहार का मतलब है वो किस द्रव्य को सेवन करती है, और विहार का मतलब उसके कर्म क्या है, ठीक है। मतलब माता के आहार पर डिपेंड करता है और माता के कर्म पर डिपेंड करता है प्रकृति, मतलब माता के आहार और विहार पर भी डिपेंड करता है। देखो समझो चीज़ों को, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो प्रकृति के जो भाव बन रहे हैं ना, कि वात प्रकृति बन रही है, कब बन रही है, मानसिक बन रही है, राशिक बन रही है, वो सब हम देखेंगे। इन पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि बन कैसे रही। जैसे कि अगर आप ये चीज़ बहुत सुनी भी होंगी,
जैसे कि अगर माता उचित आहार का सेवन करती है, आहार की हम बात कर रहे हैं पहले, फिर हम बिहार की बात करेंगे। अगर माता उचित आहार का सेवन करती है तो जो आपका जो मतलब जो होने वाला जो गर्भ है, जो बेबी है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छा होगा। मतलब उसके भाई मोटा होगा, ताज़ा होगा, आँख नाक बड़े होंगे, मतलब जो भी है, मतलब हेल्थी होगा सीधा सीधा मैं कहूँ तो। ठीक, अगर उचित आहार का सेवन करोगे। अब ये उचित आहार क्या है वो तो आप कहाँ पर पढ़ोगे, जब हम वो पढ़ेंगे गायनिकोलॉजी बोलते हैं ना, फीमेल की जो डॉक्टर होते हैं, मतलब जो 4th ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट आएगा उसमें अच्छे से देखेंगे। फिर हम बात करते हैं विरुद्ध आहार की। अगर माता विरुद्ध आहार का सेवन करती है, अगर मान लो विरुद्ध आहार का सेवन कर रही है, जैसे गर्म खाने का सेवन कर रही है, ज़्यादा गर्म खा रही है, या ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खा रही है, ज़्यादा नमकीन खा रही है, तो उससे होगा क्या, जो प्रकृति, कौन सी प्रकृति बनेगी, पित्त प्रकृति बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिपेंड कर रहा है ना कि माता के आहार विहार पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकृति बनने वाली है। जैसे शुक्र और आर्त पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि हमारे माता के आहार विहार पर भी डिपेंड करती है कि जो गर्भ है उसमें किस प्रकार की प्रकृति बनने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिहार की, बिहार मतलब कर्म, मतलब माता कैसे कर्म करती है, मतलब माता किस प्रकार का कर्म करती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि गर्भ में किस प्रकार की प्रकृति होने वाली है। जैसे कि अगर माता दिन भर सोती रहेगी, अगर माता दिन भर सोती रहेगी, लेजीनेस रहेगी, तो होने वाली प्रकृति कौन सी होगी उसमें, मतलब जो उसकी संतान है, जो उसका गर्भ है, उसमें प्रकृति कैसी होगी, कफज प्रकृति होगी। क्योंकि कफज प्रकृति का जो गुण होता है वो कैसा रहता है, आलसी होता है, बहुत स्लो काम करते हैं वो लोग। ठीक, अगर मान लो माता यहाँ पर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है, धार्मिक पुस्तक पढ़ती है, तो जो उसमें होने वाली संतान वो कैसी होगी, सात्विक प्रकृति होगी। यानी कि इन पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की प्रकृति होगी, सात्विक प्रकृति होगी या फिर वात प्रकृति होगी, कफज प्रकृति होगी। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये कफज प्रकृति, सात्विक प्रकृति, सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। अभी आप समझ लीजिए। वैसे तो आपने ये बहुत बार सुना भी होगा कि जब जो मतलब अगर पेट में एक बार गर्भ ठहर जाए तो माता को कह रहा है कि अच्छा आहार विहार सेवन करना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों को ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अनुसार जो बेबी होने वाला है उस पर भी कह रहा है कि उसका प्रभाव पड़ता है। ये आपने बहुत बार सुनी भी होंगे, नहीं भी सुनी होंगी तो मैंने तो आपको बताया ही है। फिर तीसरा जो भाव होता है वो काल गर्भाशय प्रकृति, यानी जैसे यहाँ पर भी 2 पॉइंट थे, आहार विहार, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, यानी काल पर और गर्भाशय पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे में किस प्रकार की प्रकृति होने वाली है। जैसे काल पर कैसे, देखो ऋतु के अनुसार गर्भ की प्रकृति होती है। अब ऋतु के अनुसार कैसे, जैसे कि 6 ऋतु होती है। अब ये मत पूछना कि 6 ऋतु कौन सी होती है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, बेसिक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैंने पिछली वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए, बार बार बता चुका हूँ। 6 प्रकार की ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, और इन्हीं ऋतु के अनुसार ही कह रहे हैं कि हमारी प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे मान लो अगर देखो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, वर्षा ऋतु में कौन से तो उसका प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई, अगर शुक्र और शोणित का जो सहयोग हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, मान लो कि वर्षा ऋतु में हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि जो बच्चे में जो गर्भ होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, वात प्रकृति का होगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जब शुक्र शोणित मिला था, माता की जो प्रकृति थी वो वात की ही थी। क्यों थी, क्योंकि वर्षा ऋतु का, यानी कि ऋतु वाला फैक्टर है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की प्रकृति होने वाली है। अगर मैं बोल देता यहाँ पर, जैसे मान लो अगर शुक्र और शोणित का जो सहयोग होता वो शरद ऋतु में होता, अगर शरद ऋतु में होता तो प्रकृति कौन सी बनती, पित्त प्रकृति बनती। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से प्रकृति बन रही, तो मैं पिछली वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए, जहाँ पर मैंने बताया है कि कौन से दोष में किस ऋतु का प्रभाव होता है, किसका प्रकोप होता है। ठीक, ये सब चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं भी देखी वो वीडियो तो वो भी आपको समझ में तो आनी चाहिए, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय यहाँ पर यूटेरस को लिया गया है, देखो यूटेरस को लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गर्भाशय यानी यूटेरस पर भी डिपेंड करता है कि गर्भ की किस प्रकार की प्रकृति होने वाली है। अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर गर्भाशय पे कैसे डिपेंड कर सकता है कि किस प्रकार की प्रकृति होगी। देखो ये तो मैंने भी जो चीज़ सोची थी, पर लेकिन जो यहाँ पर लिखा है कि एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूटेरस, यानी कि यूटेरस की एबनॉर्मलिटी पर डिपेंड करती प्रकृति। अब यूटेरस की कितनी सारी एबनॉर्मलिटीज होती है, फाइब्रॉइड होती है, स्टेरॉइड, मतलब जो आपकी यूटेरस है वो यूटेरस सेप्टेट हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है इन यूटेरस में। ठीक है, नलीपोरस हो सकता है, मल्टीपोरस हो सकता है। ये होते क्या, ये एबनॉर्मलिटीज़ होती है यूटेरस की, मतलब जिस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसी प्रकार की जो हमारी प्रकृति में डिसाइड हो जाती है। आपको जनरली ये ध्यान नहीं रखना है कौन कौन सी यूटेरस की एबनॉर्मलिटीज़ होती है। ठीक है, जब आप सेकंड फ्रॉक में पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगे। अभी तो आपको पता होना चाहिए बेसिक, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथे भाव की, जो होता है महाभूत विकार प्रकृति। यानी कि देखो महाभूत विकार प्रकृति, यानी कि
देखो हमारे जितने भी द्रव्य होते हैं वो पंचमहाभूत। देखो आचार्य चरक ने एक लाइन बोली थी जो हर बार काम आती है, सर्वद्रव्यम पंचमहाभूतिकम, यानी जितने भी द्रव्य होते हैं वो पंच महाभूत से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी द्रव्य होते हैं वो सब पंच महाभूत से मिलकर बने होते हैं। अभी पंच महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक, और इन पे अप्रकृति का, भाई इन पे अप्रकृति का क्या लेना देना? भाई आपने बोल दिया ठीक है भाई कि सारे द्रव्य पंच महाभौतिक से मिलकर बने होते हैं, तो सर इस पे प्रकृति का क्या मतलब? देखो ये बोल दिया कि सारे द्रव्य पंच महाभौतिक से मिलकर बने होते हैं, फिर उनमें एक चीज़ और सोचो कि जिस द्रव्य की प्रधानता होगी, जिस द्रव्य मतलब जिस महाभूत की प्रधानता होगी उन्हीं उसी के अनुसार यार प्रकृति बनेगी। जैसे मैं मान लूँ अगर जल प्लस ये दो महाभूत, मैं बोल देता हूँ कि अगर जल प्लस पृथ्वी, मतलब जल प्लस पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, अगर मतलब जब शुक्र और शनि का सहयोग हो रहा है तो उस टाइम पे जल और पृथ्वी का जो महाभूत है, इन दो महाभूत की अधिकता ज़्यादा है, और इन दो महाभूत की अधिकता ज़्यादा है तो आप खुद सोचो कौन सी प्रकृति बनेगी? कफ प्रकृति बनेगी, कफ प्रकृति बनेगी। अगर मैं बोल देता कि उस टाइम पे वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती तो वात प्रकृति बनती, और अगर अग्नि की प्रधानता होती तो पित्त प्रकृति बनती। ये तो आपको पता होना चाहिए कि कफ दोष जल और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना होता है, और जो वायु होती है वो आकाश और वायु से, वात जो वायु प्लस आकाश से मिलकर बना होता है, जो पित्त होता है वो अग्नि से मिलकर बना होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो यकीन मानिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत कमज़ोर है, मतलब आपने चीज़ें शुरुआत से नहीं पढ़ी। आपने क्या करा है कि बस मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट हिले पड़े हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझनी है, देखो हम जब भी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी क्या है? ऑल अबाउट इज फ्लो चार्ट, ऑल अबाउट इज सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस में अगर आप चीज़ें चलेंगी तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आने वाली है। ठीक है, अगर आप बीच में से कोई चीज़ें उठाते तो आपको समझ में नहीं आती, याद रखना। ठीक, अगर आप चीज़ें मेरी वीडियो को शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे वीडियो लॉन्ग इसलिए करनी पड़ती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं ना वो डायरेक्टली बीच से आ जाते हैं और देखने लगते हैं, फिर कुछ चीज़ें इनको समझ में नहीं आती, वो बोलते हैं यार ये तो बस ऐसे ही करा रहा है, पर ऐसी बात नहीं है बच्चों। मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ कि थोड़ा रहने देता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि आपके टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चलो ज्ञान बहुत हुआ, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकृति के बारे में। देखो इतना आपने पढ़ लिया, देखो आपने ये प्रकृति देख ली, सब देख ली, इसमें प्रकृति में भाव देख लिया, कैसे निर्माण हुआ, परिभाषा देख ली। अब हम पढ़ेंगे, अब इस चैप्टर खत्म हो चुका है, बस इन प्रकृति के बारे में डिटेल में हमें देखना है। चैप्टर फिनिश है, बस ये प्रकृति ही आपको समझनी है कि दोषज प्रकृति और मानसिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति। पहले हम बात करते हैं दोषज प्रकृति, जिसको हम देह प्रकृति भी कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दोषज प्रकृति या देह प्रकृति जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर देखो जो दोषज प्रकृति है देह प्रकृति, दोषज प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष है उन्हीं के अनुसार ही हमारी बॉडी में प्रकृति बनती है। ठीक है, और ये 7 प्रकार की होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। मेनली 3 ही प्रकार के दोष होते हैं, इन्हीं से फर्दर आगे 4 प्रकार की प्रकृति और बनती है। जब वात पित्त मिल जाएंगे तो वात पित्त प्रकृति, और पित्त कफ मिल जाएंगे तो पित्त कफ प्रकृति, कफ और वात मिल जाएंगे तो कफ वात प्रकृति। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो वात पित्त कफ प्रकृति यानी सम प्रकृति हो जाएगा। ठीक, जिन तीनों को हम क्या बोलते हैं? पृथक प्रकृति बोलते हैं। पृथक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, वात अलग है, पित्त अलग है, कफ अलग है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पृथक प्रकृति। और ये वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, ये तीनों कैसे एक है, मतलब जो जोड़े में या कपल्स में है, पेयर में, तो इनको हम क्या बोलते हैं? द्वादोषज प्रकृति। दोष क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये दोष से तो मिलकर बनी होती है प्रकृति, तो द्वादोषज प्रकृति। तीसरा होता है वात पित्त प्रकृति, मतलब तीनों का सम कर दे हम, तो ये सम प्रकृति होती है, इसको हम त्रिदोष प्रकृति होती है। और जो त्रिदोष प्रकृति होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रेष्ठ प्रकृति की, मतलब दोष जो प्रकृति है उनमें सबसे श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी होती है? जो वात पित्त प्रकृति होती है वो श्रेष्ठ होती है, कफ प्रकृति उसके बाद पित्त, उसके बाद वात, और ये वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति में एक भी प्रकृति तो होती है तो वो कैसी होती है? निंदनीय नहीं होती, मतलब सबसे खराब जो प्रकृति होती है वो इन तीनों में से कोई भी होगी तो वो सबसे बेकार होती है। ठीक, देखो अगर मैं बात करूँ, अगर किसी व्यक्ति में अगर तीनों दोष की प्रकृति हो, यानी वात हो, पित्त हो, कफ हो, तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद कफ, उसके बाद पित्त, उसके बाद वात, और सबसे बेकार मानी जाती है ये वाली प्रकृति। ठीक, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछो कि सर हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार की प्रकृति होती है, देखो हम जब गुण पढ़ेंगे, इसके लक्षण पढ़ेंगे ना कि वात प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं, पित्त प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं, कफ प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं, तो अगर आपने लक्षणों को अच्छे से समझ लिया तो आप समझ सकते हो कि हमें किस प्रकार की प्रकृति होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब अगर आप क्वेश्चन है कि हाँ भी पूछ सकते हो कि सर श्रेष्ठ प्रकृति वात पित्त कफ ही क्यों है और क्यों नहीं है? सर ये क्यों नहीं है, ये ही क्यों है? देखो इसका ये कारण है कि इनमें देखो तीनों दोष आ रहे हैं, वात के भी गुण आ रहे हैं, पित्त के भी गुण आ रहे हैं, कफ के गुण आ रहे हैं।
देखो अगर मैं कहूँ कि आप पे केवल कह रहा है गाड़ी हो पैसा ना हो तो आप खुश होगे? नहीं। अगर मैं कहूँ कि आप पर गाड़ी हो और पैसा भी हो लेकिन आपके पास अच्छी फैमिली ना हो तो आप खुश होगे? नहीं। लेकिन आपके पास पैसा भी हो अच्छी गाड़ी भी हो, मतलब अच्छी गाड़ी बंगला जो भी हो, और आपके पास परिवार भी हो तो आप ज़्यादा खुश होगे ना। तो बस वही वाली बात है, मतलब इसमें तीनों के गुण आ रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है कि ऐसा माना जाता है कि वात प्रकृति को वातिक रोग, पित्त प्रकृति को पित्तक रोग तथा कफ प्रकृति को कफज रोग शीघ्र होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जिस भी व्यक्ति में जिस प्रकार की प्रकृति होती है वो उसके दोष जल्दी शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि मेरी वातज प्रकृति या आपकी वातज प्रकृति, तो सबसे जल्दी जो कह रहा है कि आपको दोष प्रकोपित होगा वो होगा वातज दोष। क्योंकि पहले ही आपकी बॉडी जो वात है, रुक्ष है, लघु है, मतलब वैसे ही है। और थोड़ा सा अगर आपने ऐसे सेवन कर लिया लघु का, रुक्ष का, तो आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी? रुक्ष हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है कि अलग से कि जिस प्रकार से सांप में विष होता है उसकी मृत्यु नहीं होती। भाई आप ये भी सोच सकते हो कि सर सांप में विष होता है, मतलब सांप में जहर होता है, लेकिन उसका जहर कभी भी उसको नहीं मारता है। ठीक है, मतलब उसका जहर उसको नहीं मारता, उसकी मृत्यु नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य में जो उसकी प्रकृति होती है वो उसके शरीर को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाती है। तो यहाँ पर यही बताया है, यहाँ पर एग्जाम्पल से तरह बताया गया है कि जिस भी मनुष्य में जो प्रकृति होती है वो उसको बाधा नहीं पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से सर्प में उसका जो जहर है उसको नहीं मारता, उसको बाधा नहीं पहुंचाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं लक्षण की। यहाँ पर है वात प्रकृति पुरुष लक्षण, पित्त प्रकृति पुरुष लक्षण, व कफ प्रकृति पुरुष लक्षण। अगर आपने ये लक्षण अच्छे से समझ लिए तो आप पता कर सकते हो कि मुझ में किस प्रकार की प्रकृति है। ठीक है, तो देखो वैसे तो कह रहा है कि हम एक 100% तो हम चीज़ में नहीं कह सकते कि हाँ ये है। देखो ये कभी भी आपको पूरी चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ आपके गुण वात प्रकृति के मिल सकते हैं, कुछ पित्त के भी मिल सकते हैं, कुछ कफ के भी मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको 100% नहीं कह सकता कि उस वात प्रकृति के सारे गुण आप में होंगे, पित्त के नहीं होंगे। जैसा हमारे आचार्यों ने बताया है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे पहला है यहाँ पर श्लोक वात प्रकृति पुरुष का लक्षण कि अल्पकेशो किरसो रूक्षो वाचल मानस आकाचारी स्वप्ने वात प्रकृति को नर। यानी कह रहा है कि जो भी इंसान वात प्रकृति का होगा उसमें अल्प केश होगा, मतलब उसके जो सिर पे बाल कम होंगे। किर्स होगा मतलब पतला होगा। रूक्ष होगा मतलब उसकी जो बॉडी है या इसकी जो त्वचा है थोड़ी रूखी सी होगी, ड्राई होगी। फिर वाचल मानस यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा। आपने कुछ व्यक्ति ऐसे देखे भी होंगे जिनके सिर पे बाल कम होते हैं, जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, रुक्ष होते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे तो व्यक्ति आपने 100% जरूर देखे होंगे जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, आकाशचारी स्वप्ने वात प्रकृति को नरे, मतलब जो उसके सपने होते हैं वो कैसे होते हैं? आकाशचारी होते हैं, मतलब आकाश में उड़ने वाले होते हैं। ये सब लक्षण किसके होते हैं? वात, मतलब वात के नर, मतलब वात मतलब ऐसा पुरुष जिसके बाद सिर पर कम बाल हो, पतला हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, और जो उसके सपने में कैसा आता हो, ऐसा लगता है उसको हवा में उड़ रहा है, या फिर जो ऐसे कोई पर्वत है वहाँ से गिर गया है एकदम से। ठीक है, आपने देखा भी होगा ना कभी कभी जैसे हम खाट पर लोटे लोटे एकदम से गिर जाते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये सब किसके लक्षण होते हैं? वात प्रकृति पुरुष के लक्षण होते हैं। अब हम देखते हैं पित्त प्रकृति पुरुष के क्या लक्षण होते हैं कि अकाले पलित व्याप्तो धीमान स्वेदी चैरोषण स्वप्नेषु। ठीक, देखो अकाले पलित व्याप्तो धीमान स्वेदी चैरोषान स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नर। यानी कि समय से पहले बालों का पक जाना। धीमान का मतलब होता है कि बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस। ठीक, एंड स्वेदी का मतलब होता है उनको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, पसीना आता है। और चे का मतलब होता है और रोशन, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध वाले होते हैं। एंड स्वप्नेशु मतलब ज्योतिषा, मतलब जो इनके सपने होते हैं उनको ऐसा लगता है कि सपने में अग्नि है। जैसे कि मतलब जो पित्त प्रकृति का नर होता है उसके जो सपने होते हैं उसको ऐसा लगता है उसके आसपास आग जल रही है। ठीक है, या बिजलियाँ कड़क रही है। ठीक, या वो उसमें ऐसी ताकतें आ गई है। तो इस जो सपने होते हैं वो पित्त प्रकृति के लक्षण पुरुष के लक्षण होते हैं। फिर आता है कप प्रकृति पुरुष के लक्षण। तो कप प्रकृति पुरुष का लक्षण क्या होता है? गंभीर बुद्धि सुलांग स्निग्धो केशो महाबलम स्वप्नम जलाशय की श्लेष्म प्रकृति को नरे। यानी कि गंभीर बुद्धि होती है, मतलब वो बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं और गंभीर होते हैं। गंभीर मतलब सीरियसनेस होते हैं, मतलब वो अपने गोल को लेकर हमेशा सीरियस होते हैं। ठीक है, और बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। और स्थूलांग मतलब जो इनका शरीर होता है वो अच्छा खासा मोटा है, तगड़ा होता है। स्निग्ध केसो मतलब जो इनके जो हेयर्स होते हैं वो स्निग्ध होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एंड महाबल होता है, मतलब और इनमें कैसा बल होता है? महाबल, मतलब बहुत अधिक बल होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अधिक बल होता है। एंड स्वप्न जलाशय आल की सुरेशम प्रकृति को नरे। और कप प्रकृति जो पुरुष होता है उनके जो सपने आता है ऐसा उनको
उनको हमेशा जलाशय के सपने आते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि तालाब भरा हुआ है, नदियों में तैर रही है, ठीक है, पानी से रिलेटेड जो भी इनको सपने आते रहते हैं। ये होते हैं कप प्रकृति पुरुष के लक्षण। अब हम बात करते हैं मानसिक प्रकृति की। ठीक, देखो हमारे पास 3 ही प्रकृति होती थी, जिनमें थे हमारे पास दोषज प्रकृति या देह प्रकृति जो 7 प्रकार की है, वो हमने इन डिटेल देख ली है। अब हमें देखनी है मानसिक प्रकृति। ठीक, मानसिक प्रकृति जो 3 प्रकार की होती है, उसके जो सब टाइप 16 प्रकार के होते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। जैसे मानसिक प्रकृति को हम मन की प्रकृति कहते हैं। ठीक, यानी कि मानसिक, ये मन से रिलेटेड है, मेंटल से रिलेटेड है ये। अब देखो मानसिक गुण 3 होते हैं, सत्व, रज और तम। देखो हमने त्रिगुण आपको बताए थे जो मानसिक गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। ठीक है, अब ये मत पूछने लगना मुझे सत्व क्या होता है, रज क्या होता है, तम क्या होता है। ये बहुत बेसिक है, शुरुआत में बता दिया, बीच में बता दिया, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो जो सत्व गुण होता है वो हमारे हमेशा सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो भी जिस भी मनुष्य सात्विक गुण वाला होगा वो हमेशा कल्याणकारी होगा, किसी की दुख की उपेक्षा नहीं करता होगा, हमेशा शुभकारी होगा। जो रज होता है, रज में कहीं कहीं हम वादों से इसको रिलेट करते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसमें रज गुण होता है, रज प्रकृति वाला होता है। अभी हम गुण की बात करें तो रज गुण की बात करते हैं कि मतलब जिसमें रज गुण होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वाद दोष के समान गुण के लक्षण होंगे। जैसे वाद दोष में मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, रज में। और तम को रिलेट करते हैं हम कफ दोष से। ठीक है, मतलब जैसे कफ दोष के जो गुण होते हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, अंग भारी हो जाते हैं, ये सब इनको हम रिलेट कर सकते हैं। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर जो प्रकृति बनी है उनसे मानसिक प्रकृति कहते हैं। यानी त्रिगुण के आधार पर ही हमारी क्या है, मानसिक प्रकृति बनती है। अतः मानसिक प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। आप कह सकते हैं जब 3 गुण से ही कह रहे हैं कि हमारी प्रकृति बन रही है, तो इन 3 गुण के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि मानसिक प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, क्योंकि 3 गुण से मिलकर बनी होती है। इन 3 गुणों के आधार पर मानसिक प्रकृति भी 3 प्रकार की होती है। सही बात है। देखो गर्भ काल में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप 3 प्रकार की मानसिक प्रकृति भी बनती है। देखो वही गर्भ काल जो मैंने बताया था यहाँ पर कि प्रकृति निर्माण का भाव। ठीक, तो गर्भ में जिस पर गुण की प्रधानता होगी, सात्विक गुण की प्रधानता होगी, राजसिक गुण की प्रधानता होगी, तामसिक गुण की प्रधानता होगी। ठीक है, उसी के अनुरूप भी आपकी प्रकृति बनेगी। जैसे अभी ये कैसे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है कि जो हमारी माता है उनको कह रहे उनके ये जो जनरली जो जाता है वो डिपेंड करती है माता पे, ज़्यादा डिपेंड करते हैं। पिता पे भी कह सकते हो लेकिन माता पे डिपेंड करती है। वही बताया था ना मैंने कि माता किस तरह का कह रहा है कि व्यवहार करती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति सात्विक होगी, राजसिक होगी, तामसिक होगी। जैसे मैंने यहाँ पर सात्विक प्रकृति बताया था कि माता अगर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है तो सात्विक प्रकृति होगी। ठीक है, और तामसिक प्रकृति कब होगी, जब माता कह रहा है दिन भर सोती रहेगी, आलस करेगी, तो ये सब कैसे तामसिक प्रकृति या कब प्रकृति के अंदर भी आ जाता है। जिनमें सात्विक प्रकृति जो होती है वो उत्तम मानी गई है, राजसिक प्रकृति मध्यम मानी गई है और तामसिक प्रकृति हीन मानी गई है। फिर आचार्य सुश्रुत ने 16 मानसिक प्रकृति बताई है। 16 कौन कौन सी, सात्विक की 7, राजसिक की 6 और तामसिक की 3। यही 3 बताई गई। इन तीनों का ही कह रहा है सब टाइप दिखा दिया। 7 प्रकार की सात्विक होती है, 6 प्रकार के राजसिक होते हैं, 3 प्रकार के तामसिक होते हैं। किस तरह से याद करोगे, जैसे इसका नाम है 7 मतलब 7 ठीक, और राजसिक सिक मतलब 6, इस तरह से। तामसिक 3, तामसिक से क्या है, तैसे तामसिक और तैसे ही क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो 16 मानसिक प्रकृति आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस प्रकार थी। यहाँ पर हमारी सात्विक प्रकृति 7 प्रकार की होती है। ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वरुणकाय, कुबेरकाय, गंधर्वकाय, याम्यकाय और ऋषिकाय। ठीक है, मतलब क्या है, देखो 3 प्रकार की प्रकृति होती है। हमारी मानसिक प्रकृति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रकृति 7 प्रकार की होती है, जिसमें आता है ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वरुणकाय, कुबेरकाय, गंधर्वकाय, याम्यकाय, ऋषिकाय। यानी कि यहाँ पर ये जो जितने भी हमारे देवता बताए गए ना, इन देवताओं के अनुसार जो जो गुण होते हैं, धर्म होते हैं, उन्हीं के अनुसार ही कह रहा है कि हमें सात्विक प्रकृति भी देखनी होती है। ठीक है, ऐसे जो ब्रह्मा हो गए, महेंद्र हो गए, वरुण हो गए, कुबेर हो गए, गंधर्व हो गए, या में इनके गुण के आधार पर ये हमारे जो सात्विक गुण के में भी प्रकृति गुण आते हैं। ठीक, कैसे याद करोगे, देखो मैंने कैसे याद करा था, बीएम कब गए रहने, यानी बीएम जो ब्रजेश महेश्वरी बोल दो, या बीएम जो भी आपको नाम बोलना है कि बीएम कब गए रहने, तो बी से क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, के से क्या हो जाएगा, कुबेर हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, गंधर्व हो जाएगा, और वाई से क्या हो जाएगा, याम्य हो जाएगा, और रे से क्या हो जाएगा, ऋषिकाय हो जाएगा। तो ये सात्विक प्रकार इस प्रकार से 7 प्रकार की होती है। ठीक, फिर हम देखते हैं राजसिक जो कि 6 प्रकार की होती है। शकुनिकाय, सर्पकाय, असुरिकाय, पेशाचकाय, प्रेतकाय, राक्षसकाय। यानी कि जो भी कह रहा है कि राजसिक प्रकृति का होगा उनमें से 6 प्रकार की प्रकृति होंगी। देखो शकुनिकाय की होंगी, सर्पकाय की होंगी। अब इनके हम लक्षण भी देखेंगे कि ब्रह्मकाय के क्या लक्षण होते हैं, महेंद्रकाय के क्या लक्षण होते हैं। वही जो लक्षण होते हैं वो सात्विक प्रकार की होती है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि जो ये प्रकृति है, मतलब जो ये पुरुष है उसमें सात्विक प्रकृति है। सात्विक में कौन सी, मान लो कि ब्रह्मकाय है, सात्विक में कौन सी प्रकृति का पुरुष है, ब्रह्मकाय है। और ब्रह्मकाय के क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम देखेंगे।
उसी प्रकार से मैं बोल दूं कि जो ये मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है राशिक प्रकृति का है, और राशि भी 6 प्रकार की होती है। कौन सी राशि का? मान लो मैं बोल दूँ शकुनी काय का है, सर्प काय का है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक। एंड असुरी का के मैंने इनको कैसे याद किया? मैंने याद किया है कि शकुनी सांप के आंसू बहाता है पेश होके प्रेम से राजा के सामने। मतलब जो शकुनी है वो सांप के आंसू बहा रहा है जब राजा के सामने वो पेश होता है। तो मैंने इस तरह से ट्रिक बनाई है कि शकुनी सांप के आंसू बहाता है जब पेश होता है प्रेम से राजा के सामने। मतलब प्रेम से पेश होता है वो राजा के सामने। कैसे आंसू बहाता है? सर्प के आंसू बहाता है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके कि जो हमारा पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से लोगों को समझ में आ रहा है और उनका काम भी आ रहा है। ठीक, इसकी मैंने ट्रिक बता दी और यहाँ पर मैंने इसकी ट्रिक बता दी। तो अब हम देखने वाले हैं, देखो तामसिक में क्या होता है कि मनुष्य अपने मोह का अंश अधिक होता है। यानी मोह का मतलब अट्रैक्शन होता है, मतलब लोगों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक। एंड तामसिक पुरुष सुख दुख का समुचित से नहीं कर पाता, मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता क्या सुख है और क्या दुख है। अब देखो बात आती है इनके लक्षण की, कि यहाँ पर ये जो सात्विक प्रकृति है, ये जो राष्ट्रिक प्रकृति है, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक, देखो मैं एक बार इनको दिखा देता हूँ। पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं इनको एक एक करके बताऊँ, नहीं इनको कुछ पढ़ने का अंदर में समझाने का ऐसा कोई मतलब नहीं है इनको, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली याद ही करने पड़ते हैं। जैसे ब्रह्मा काय की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आता है पवित्र आस्तिक वेदों का अभ्यास करना, गुरुजन पूजन यज्ञ करना। मतलब देखो ये सात्विक प्रकृति के हमने 7 बताए थे, अभी 7 ब्रह्मा काय, महेंद्र काय, ये सब है। तो यहाँ पर जो भी पुरुष सात्विक प्रकृति में ब्रह्मा काय का होगा, ब्रह्मा काय प्रकृति का होगा, तो वो पवित्र होगा, आस्तिक होगा। आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला होगा, वेदों का अभ्यास करने वाला होगा, मतलब जो हमारे ग्रंथ है उनको पढ़ने वाला होगा, और अपने जो गुरुओं की पूजा करेगा, मतलब गुरुओं का सम्मान करेगा, यज्ञ आदि करेगा। ये सब किसके होंगे? ब्रह्मा काय के। उसी तरह से आप महेंद्र काय का देखना, इसी तरह से आप वरुण काय का देखना। देखो ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो आप इनको बस, आपको याद तो ये होने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप इनको 1-2 बार रीड कर लोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से हम इनके बारे में लिख सकते हैं। डायरेक्टली आपको पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको याद नहीं होने वाले ये, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा जब आप इनको 3-4 बार पढ़ लोगे। तो मेरे रीडिंग कराने से बेटर है कि आप इनको खुद एक बार रीडिंग करो। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे तो मैंने यहाँ पर दिखा दी है। यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रोक के इनको कह रहे हैं कि एक बार लिख सकते हो। ठीक, देखो मैं इनके लिए क्यों बता रहा हूँ सर, आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत एक्स्ट्रा बता रहे हो। देखो ये 2022 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, मतलब 2022 वाले बैच के लिए आ चुका है। जो मानसिक प्रकृति है इनका 10 नंबर में आया था, मानसिक प्रकृति का डिफाइन कीजिए इन डिटेल, एंड 10 नंबर में। तो आपको लिखना ही लिखना पड़ता, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार आए, लेकिन चांसेस कम होते हैं। लेकिन आप चीज़ों को छोड़ो ही क्यों, 1-2 बार पढ़ लोगे तो कम से कम उसमें कुछ चीज़ें लिखोगे तो सही। ठीक, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि हमारा साकुन्य काय मतलब जो राशिक काय होता है, देखो उसी प्रकार से आप राशिक काय देख लेना। जैसे राशिक काय में पहला असुर, असुर काय को मैं बता देता हूँ। असुर काय में क्या होता है? ऐसा पुरुष होता है जो अकेला खाने वाला होता है, ठीक है, छली होता है, मतलब जो लोगों को छल कपट करता है, ठीक है। रौद्र मतलब गुस्से वाला होता है, रौद्र स्वभाव वाला होता है, मतलब गुस्सा का स्वभाव वाला होता है, अत्यंत क्रोध वाला होता है, एंड सूरवीर होता है। तो ये सब लक्षण किसमें आते हैं? असुर काय में। इसी तरह आप सर्व काय में पढ़ना, इसी तरह साकुल में, राक्षस में, 50 में, उसी प्रकार से प्रेत काय में भी आप पढ़ लेना। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि इनमें कोई मैं ट्रिक बता दूँ या फिर कुछ इसमें मेथड बता दूँ। चीज़ें बहुत सरल है, आप इनको बस पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। जो भी याद आए वो लिख देना है, जरूर नहीं पॉइंट वाइज जो आ रहा है वो लिखना है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फिर तीसरा होता है तामसिक प्रकृति का। अब तामसिक में कह रहा है कि जो हमारे पास 3 होते हैं, पशु काय, मत्स्य, वनस्पति। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पशु काय में क्या होता है कि बुद्धिहीन होता है। जैसे पशु के पास बुद्धिहीन मतलब देखो, जैसे पशुओं के पास बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जो तामसिक पुरुष होता है, तामसिक पुरुष पशु काय वाले प्रकृति, मतलब तामसिक पुरुष में भी पशु काय वाले प्रकृति वाला जो पुरुष होता है वो बुद्धिहीन होता है और हमेशा जो सपने में मैथुन करने की इच्छा रखता है। मतलब ऐसा उसके जो सपने आते हैं उसमें हमेशा वो मैथुन ही करता रहता है। ऐसे पुरुष को हम पशु काय कहते हैं। देखो आपको दिखा नहीं होगा तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखो मतलब देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि तामसिक पुरुष कैसा होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी पुरुष को कह रहा हूँ कि ये जो पुरुष है वो तामसिक प्रकृति का है, तामसिक में भी कौन सी, मान लो पशु काय प्रकृति का है, तो उसके लक्षण कैसे होने चाहिए, तब हम किन बेसिस के आधार पर इनको कह रहे हैं कि वो तामसिक में पशु काय प्रकृति का है, किन बेसिस पर हम देख रहे हैं वो बिल्कुल बुद्धिहीन है और जो उसके सपने हैं वो सपने में हमेशा मैथुन करता रहता है। और भी बहुत सारे, मैंने तो 2-3 ही पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं आप उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो वहीं बुक में, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इस तरह देखो जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है, और रीडिंग करना तो आपका ही काम है। थोड़ा बहुत आप करोगे तभी तो आपको लगेगा कि चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक, लेक्चर तो आपने नीट में भी बहुत सारे लिए होंगे। ठीक है, लेक्चर लेने से कुछ नहीं होता, आपको चीज़ें लिख कर समझनी पड़ती है। ठीक, तब जाके चीज़ें होती है।
अब हम बात करते हैं भौतिक प्रकृति के बारे में। जैसे इसका नाम से क्लियर, फिजिकल यानी जो हमारा आपस मतलब जितने भी द्रव्य होते हैं हमारे 5 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। मतलब कुछ आचार्य पंच महाभूत के आधार पर भौतिक प्रकृति को मानते हैं, ठीक। कैसे? उनके अनुसार जिस मनुष्य में जिस महाभूत की अधिकता होती है उसी के अनुरूप उसकी प्रकृति बन जाती है। जैसे मैं कह देता हूँ कि अगर किसी मनुष्य में जल की और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, उसकी प्रकृति कब प्रकृति हो जाएगी। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, गर्भकाल में जिस महाभूत की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप 5 प्रकार की भौतिक प्रकृति बन जाती है। जैसे गर्भकाल में मैंने मान लो कि देखो जैसे कोई भी गर्भ है, मतलब कोई भी जो बच्चा है वो किसी माता के अंदर ही होगा। मतलब जब भी गर्भाशय के अंदर होता है तो उसमें जिस भी महाभूत की प्रधानता होती है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि देखो ये यहाँ पर यूटेरस है और इस यूटेरस के अंदर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, तो इसके अंदर मैं बोल देता हूँ जल की अधिकता होती है और पृथ्वी महाभूत की अधिकता है। तो उसमें किस प्रकार की प्रकृति बनेगी, तो इसमें बनेगी कप प्रकृति। तो यही बताने कह रहा है कि अगर जिस इन 5 महाभूतों में जिस भी दोष की अधिकता होती है, इन 5 महाभूतों में जिस भी पंच महाभूत की अधिकता होती है उसी के अनुसार हमारी प्रकृति भी बन जाती है। भौतिक प्रकृति 5 प्रकार की होती है। एक नाभस प्रकृति, वायव्य प्रकृति, आग्नेय प्रकृति, आप्य प्रकृति एंड पार्थिव प्रकृति। नाभ्य प्रकृति, देखो जैसे हम बात करते हैं पहले नाभस प्रकृति के। नाभस को प्रकृति यानी आकाश वाली प्रकृति की बात कर रहे हैं। आकाश महाभूत प्रधान प्रकृति होती है, मतलब इसमें आकाश महाभूत प्रधान प्रकृति होता है, ठीक। और इसके लक्षण क्या होते हैं? पवित्र होता है, निर्मल होता है, दीर्घ आयु होता है, बड़े छिद्र वाला होता है, ठीक। आकाश में तो वैसे भी छिद्र ही होते हैं। वायु प्रकृति की बात करें तो वायु महाभूत प्रधान प्रकृति है। मतलब एक पॉइंट आप सीधे ऐसा लिख देना, नाभस प्रकृति आकाश महाभूत प्रधान प्रकृति, वायव्य प्रकृति वायु महाभूत प्रधान प्रकृति, आग्नेय प्रकृति अग्नि महाभूत प्रधान प्रकृति, आप्य प्रकृति जल की बात कर रहा है, जल महाभूत प्रधान प्रकृति। देखो जल का एक और पर्याय नाम होता है आप्य, तो यहाँ पर इसलिए आप्य प्रकृति लिखा गया है। पार्थिव प्रकृति पृथ्वी महाभूत प्रधान प्रकृति। यहाँ पर कुछ लक्षण दिए गए हैं। लक्षण क्या हो जाएंगे? जैसे परिवर्तन होगा, निर्मल होगा, दीर्घायु होगा। और वायव्य प्रकृति के क्या हो जाएंगे लक्षण? वात प्रकृति व पुरुष होगा के समान लक्षण हो जाएंगे, ठीक। अग्नि प्रकृति के क्या हो जाएंगे? पित्त प्रकृति के समान लक्षण हो जाएंगे। ये सब आप देख लेना है, जैसा सेम है इसके अनुसार ही इसके प्रकृति के लक्षण होते हैं। यहाँ पर कप प्रकृति के लक्षण होते हैं, ठीक है। पार्थिव में मनुष्य दृढ़ होता है, स्थिर होता है, विशाल होता है, क्योंकि पृथ्वी महाभूत की प्रधान होता है इसमें। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो हमने इतनी मेहनत की है, शायद आप अच्छे नंबर ला के उसको कंप्लीट करेंगे हमारी मेहनत को। देखो हमारी मेहनत तभी कंप्लीट होती है जब आप लोगों का अच्छा हो, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आपको समझने के बाद भी अगर आप अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हो तो ये हमारी मेहनत का फल नहीं है। हमारी मेहनत का फल ये है कि जो हम समझा रहे हैं, यानी मैं ही तो समझा रहा हूँ, हम क्या, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना वो आपका काम आए, आप इनसे पास हो सको, ठीक है। देखो अल्टीमेटली कह रहा है कि पढ़ने से ज़्यादा आप अपनी स्किल पर भी ध्यान रखा करो, ठीक। पढ़ के पास तो बहुत हो जाते हैं लेकिन स्किल हर किसी के पास नहीं होती। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है, लेक्चर कंप्लीट होता है और हमारा प्रकृति वाला भी टॉपिक कंप्लीट होगा। आई थिंक मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे आने वाले कभी भी प्रकृति का कोई टॉपिक आएगा और आपको समझ में नहीं आ रही तो आप सबसे पहले अपनी प्रकृति को रिवाइज करेंगे, तब जाके। देखो सीधा सा तरीका यही है, जैसे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे आपने ये प्रकृति पढ़ी, 4 दिन बाद आपको प्रकृति कोई चीज़ याद नहीं आई तो आप वापस से अपनी प्रकृति वाले चैप्टर को रिवाइज कीजिए, ठीक है। तब जाकर वहाँ से उस चीज़ को पढ़िए। मान लो एक शब्द भी याद है ना, ऐसा नहीं वो शब्द आगे याद नहीं आ रहा, अगर छोड़ो, अगर आपने वो शब्द छोड़ दिया ना वो हमेशा के लिए आपको याद नहीं आने वाला। अगर मान लो वो शब्द आपने जैसे किसी चैप्टर में आया प्रकृति का, वहाँ पर देख लिया तो फिर वो आपके लिए लॉन्ग टाइम मेमोरी के अंदर चला जाएगा और हमेशा याद रहने वाला है। चलो इतने ज्ञान के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को बंद करते हैं। बस मेरी एक ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके और जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिल सके। थैंक यू गाइज़, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एंड नई उम्मीद के साथ। थैंक यू गाइज़।